So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 1 of class 11th, that is the living world. तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने जो लाइफ की जो लिविंग क्या है तो उससे रिलेटेड हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उनसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी तो वो मैंने मार्क भी कर रखी थी। तो ग्रोथ जो है वो हमको प्रॉपरली क्या कहेंगे, ग्रोथ जो है वो इनसाइड से हो तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, इनसाइड से होती है। लेकिन नॉन लिविंग में क्या कहेंगे, अगर उसकी सरफेस पे भी ग्रोथ हो रही है, मतलब कुछ मटेरियल आके जमा हो रहा है तो ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, इनसाइड से ग्रोथ नहीं हो रही है, आउटर सरफेस से हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है हमारे, तो रिप्रोडक्शन में ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप लोगों को याद करने हैं। तो बडिंग जो है वो हमें यीस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलती है। प्लानेरियम में हमें रीजेनरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो हमारा फ्रेगमेंटेशन है वो किस में देखने को मिलेगा, वो हमारे फंजाई हो गया। ठीक है, फिलामेंटस एल्गी हो गया, प्रोटीनम ऑफ मॉसेस हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इसको भी हम क्या डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसी लिविंग हैं जैसे म्यूल्स है, स्टेराइल वर्कल बील्स है, तो ये जो है वो क्या है हमारे, ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, बट ये भी लिविंग है। ठीक है, तो इसको हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं। तो आज किसकी बात करेंगे हम, आज बात करेंगे हम मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, उससे पहले एक बात बता देती हूँ, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो MCQ आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बना लूँगी। आई थिंक वो इसमें सही नहीं रहेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक दो इधर उधर होते ही रहते हैं। ठीक है, तो उसका जो सेपरेट वीडियो है वो मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सबको पता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स के बने हुए होते हैं। भाई ये केमिकल छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, अलग अलग क्लासेस, साइज, फंक्शंस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दैट आर कॉन्सेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे हैं, ये बनते हैं और ये किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो जैसे कुछ मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है ये, तो ये जो कन्वर्जन है वो केमिकल रिएक्शंस भी हो सकता है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं वो एक साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है, मतलब एक साथ होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टीसेलर। अच्छा, यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल, ठीक है, मल्टीसेलर मतलब बहुत सारी सेल्स का ग्रुप टाइप मल्टीसेलर में होता है। ओके, तो यूनिसेलर हो चाहे मल्टीसेलर हो, लेकिन उसमें क्या कह रहा है कि उसमें जो केमिकल या रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं तो वो साइमल्टेनियसली क्या होती हैं, मतलब एक साथ होती है। ओके, तो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। हर कोई तो मेटाबॉलिज्म शो करेगा। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह है ना, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सबका टोटल जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वही तो मेटाबॉलिज्म है। जितना भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। ओके, तो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आपको कभी भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा। हमारी उनकी बॉडी के अंदर कुछ नहीं हलचल होगा, कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, सेल फ्री सिस्टम में। देखो ये येलो से जो मैंने मार्क कर रखे हैं ना, हाईलाइट वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको दिमाग में रख लेना कि जो येलो हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखे हैं वो याद रखनी है, वो लाइन दिमाग में छाप लेनी है एकदम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हम ये जो रिएक्शंस है ना वो बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं। कैसे, सेल फ्री सिस्टम में। ठीक है, जहाँ पे कोई सेल नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। ओके, कैसे, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड, वो हम एक टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं। ठीक है, वो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग होता है।
तो मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विदाउट एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अभी हमने ग्रोथ पढ़ा, उसमें भी हमने कुछ ना कुछ ऐसा नुक्स निकाला कि भाई ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं। रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल आ गए जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया कि उसको हम कंप्लीटली डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते कि अगर रिप्रोडक्शन कोई कर सकता है तो वही लिविंग है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। फिर हम मेटाबॉलिज्म पे आए तो इसने हमको बोला कि भाई मेटाबॉलिज्म बिल्कुल तुमने सही कहा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा और ये हमारा क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म डिफाइन कर देगा कि तुम लिविंग हो, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग। एक चीज़ याद रखना है, इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, ठीक है। तो बाहर हम परफॉर्म कर रहे हैं कुछ रिएक्शंस, वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस, बट वो लिविंग थिंग तो नहीं है, बट वो लिविंग रिएक्शन ज़रूर हैं क्योंकि उनमें हलचल तो हो रही है। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जो सेल मिलके ग्रुप बना लेती हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं, टिश्यू बना लेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम, ऐसे ऐसे। तो ये जो चीज़ हो रही है वो हमारी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म का। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ में हमने सिर्फ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में एक नॉर्मल सा पॉइंट रखा है, वो हमने देखा है, वो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें याद करने का नहीं है, बस समझने का है। ओके, फिर हम आते हैं कि परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुलस विच कुड बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ये कह रहे हैं कि जो सबसे खतरनाक फीचर है ना वो कौन सा है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि वो एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है और वो उसको स्टिमुलस दे सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। मतलब स्टिमुलस नहीं, स्टिमुलस जब आएगा उसके पास मतलब कुछ भी, तो वो उसको सेंस कर सकता है। देखो तुम खड़े हो, पार्क में खड़े हो, आराम से खड़े हो, ठीक है, हवा चल रही है, तो तुम हवा को सेंस कर सकते हो। तो एनवायरनमेंट ने तुमको एक क्या कर स्टिमुलस दिया और तुम उसको सेंस कर रहे हो, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो, है ना। वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ओके, तो हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन पता है ना क्या होते हैं, आँख, नाक, कान, है ना, ये सब। ओके, तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे लाइट हो गया, जैसे वाटर हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तुम गर्मी हो या सर्दी हो उसको भी सेंस कर सकते हो ना, पानी को छूओगे तो उसको भी सेंस कर सकते हो, लाइट वगैरह ये सब। तो ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट की उसको हम भी सेंस कर सकते हो और जो हमारे प्लांट वगैरह है वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ आई है। तो अदर ऑर्गेनिजम्स, pollutants, so all organisms from prokaryotic to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. अब देखो, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। देखो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जो सीजन्स में ब्रीड करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सीजन में। तो फोटो पीरियड जो है ना वो उनको अफेक्ट करता है उनके रिप्रोडक्शन में। कैसे, ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में बात आती है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी याद रखनी है। देखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, ऑल ऑर्गेनिजम्स देयर फॉर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म कैन हैंडल कर सकते हैं कि उनकी बॉडी में क्या एंटर कर रहा है। सारे ऑर्गेनिज्म जो है अपने सराउंडिंग से अवेयर भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद का भी अवेयरनेस है, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस जो नाम आ गया ना वो हमारा डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि तुम कैसे भी सेंस करो, अच्छा बुरा जो भी है यहाँ पे। तो कॉन्शियसनेस जो है ना, जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब वो खुद के लिए भी अवेयर है, तो वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है किसके लिए, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ह्यूमंस जो है वो खुद के लिए भी होते हैं, बाकी तो सेंस कर सकते हैं, तो दे आर लिविंग, वी कैन से दैट। ओके, फिर यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट चीज़ कि व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स, जब आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हो तो यहाँ कहना मुश्किल है, लिविंग स्टेट को डिफाइन करना एक टाइप से मुश्किल हो जाता है। देखो, हम पेशेंट जो कोमा में है, हॉस्पिटल्स में हैं, जो मशीन्स के थ्रू उनका सब कुछ चल रहा है, हार्ट वगैरह, लंग्स वगैरह, उन पेशेंट का क्या है, ब्रेन जो है वो डेड है, तो उन पेशेंट के अंदर कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट को वापस से नॉर्मल लाइफ में लेके आना, या आता ही नहीं है वो बहुत बार, ठीक है, तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो ये भी एक सवाल उठता है,
ठीक है। तो जिसका ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है, नहीं पता चलता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं। फिर आता है कि हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि सारे लिविंग फिनोमेना जो हैं वो होते हैं ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शंस होती रहती है हर चीज़ में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यूज़ आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। कैसे, अब इन्होंने ये लाइन कैसे समझाई है, तो वो हमारी ये जो हाईलाइट कर रखे हैं वो वहाँ से समझा रखी है। देखो, ये हमारी एक सेल है, ये सारे काम करती है, जो भी इसको काम करना है वो ये करती है, ठीक है। अब ये एक सेल वही काम कर रही है, फिर यहाँ पे एक और आई, ये भी कुछ काम करने लगी, फिर ये आई, तो पर्टिकुलर बहुत सारी सेल्स होगी, तो ये क्या बना लेंगी, टिश्यू बना लेंगी। अब कह रहे हैं कि ये जो टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर एक काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो हमारे प्रेजेंट नहीं होती है हर एक सेल्स में, बट कैसे आती है इस टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी, जब ये सारी सेल्स आपस में इंटरेक्ट होती हैं, एक साथ काम करती हैं, तब हमारी टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी आती है। समझ आया। ऐसे ही प्रॉपर्टी जो है सेलुलर ऑर्गेनेली, जो हमारे आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेली बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिकुलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेली। ऐसे ऑर्गेनेली की बात होती है जो सेल के अंदर होती है ना, जो ऑर्गेनेलीज, तो उनकी भी इस तरीके से ही पहचान है कि जो सेलुलर ऑर्गेनेली है उनकी प्रॉपर्टी जो है मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं होती है, जो ऑर्गेनेली जिससे बनी हुई होती है उसमें नहीं होती है, बट वो रिजल्ट होती है किसका, जो मॉलिकुलर कंपोनेंट्स ने आपस में इंटरेक्ट किया है ना उसका, ठीक है। ओके, ये जो इंटरेक्शन है वो हमारा हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिर बाद में एमर्ज करेंगे। हाई लेवल का मतलब ये है सेल टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, फिर ऑर्गेनिज्म बनाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो दिस फिनोमेनन इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होते हैं, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, और वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या है, एक स्टोरी है लाइफ की धरती पे। बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। धरती पे जो इवोल्यूशन कैसे हुआ है वो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लाइफ की स्टोरी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, वो कैसे लिंक हैं एक दूसरे से, जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं लेकिन अलग अलग डिग्रीज पे, मतलब वेरिएशन तो होती ही रहती है, तो वो सब हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने आज दो चीज़ों को निपटाया है, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस को। समझ आया। तो इसमें हमने ये बाकी का तो क्या है, हल्का सा ओवरव्यू ही है, ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है। बस यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें कुछ याद करने का था, बाकी अब तो समझने का है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो मैंने मार्क कर रखे हैं वहाँ से नीट के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ओके। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। तो यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।